कांशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि किस तरीके से 80 घाट शुरू से ही जनसंघ भाजपा का गढ़ रहा है और चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रुपया कितनी अहमियत रखता है। जैसे कि चंदौली से मुलायम सिंह यादव जो है एक अहिर को टिकट न देकर एक जायसवाल को टिकट देते हैं, जिससे अहिरों के बीच में बहुत ज्यादा असंतोष फैल जाता है और वे ये बात मुलायम सिंह यादव को बताते हैं, जिस पर मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने में रुपए खर्च होते हैं, वे मुफ्त में नहीं लड़े जाते। और जायसवाल जो है वो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के साथ साथ 5 MP भी लड़वा रहे हैं। यही हाल कांशीराम की बसपा पार्टी का भी है, जो बनारस से एक सफल व्यापारी को टिकट देते हैं, जबकि वे ये अच्छी तरह जानते हैं कि बनारस में दलित बस्तियों की हालत कितनी खस्ता हाल है। बावजूद इसके वे किसी दलित को टिकट न देकर एक सवर्ण अवधेश राय को वहां से टिकट देते हैं। कांग्रेस जिस यादव को टिकट देती है वो यादवों के बीच में बड़ा अपग्रेडेड फील करता है। उसके बाद हमने चर्चा करी चौथी राम यादव जी के ऊपर। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद यादव जब जीत कर आते हैं, तब वे एक ऐसे यादव शिरोमणि की खोज शुरू करते हैं जो विद्वान होने के साथ साथ समझदार भी हों, अपना भला भी कर सके और अपनी जात या कौम का भी भला कर सकें। और उनकी जो ये खोज है वो चौथीराम यादव जी पर आकर रुकती है और दोनों ही अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर बनाने की पेशकश उन्हें करते हैं, जिसे चौथीराम यादव जी ठुकरा देते हैं क्योंकि वे पप्पू की दुकान छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। अंत में हमने जाना कि कांग्रेस के एक नेता किस तरीके से वोट मांगने जब पप्पू की दुकान पर जाते हैं तो वहां उनके बीच में फंसा हुआ महसूस करते हैं। एपिसोड हमने यहां पर खत्म किया था और अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दूसरी कथा का दूसरा भाग। 12 फरवरी 98 की शाम। कांख में कागजों और पोस्टरों का भारी भरकम पुलिंदा दबाए तेजी से चौराहे की ओर भागते हुए रामजी राय दिखे। उस पार की पटरी पर कमर में लुंगी, कंधे पर रामनामी और माथे पर महबरी टीका, यही उनकी सार्वदेशिक और सार्वकालिक ध्वज थी। मतलब हमेशा इसी ड्रेस कोड में मिलते थे अमूमन। मैंने आवाज दी, उन्होंने सुन ली। बीपी के खिलाफ बोलने वाले का सर फोड़ देने वाले राम जी सन 92 में वीपी भक्त थे, जनता दली। वे गालियों के मामले में ही माइक टायसन नहीं थे, इसलिए भी थे कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर भाजपाई राधे श्याम के कान चबा गए थे। लेकिन इधर काफी बदलाव आया है उनमें, ऐसा सुना था। जब से डॉक्टर गया सिंह के निर्देशन में रिसर्च ज्वाइन की है, तब से शरीफ कहलाने की धुन सवार है उन पर। कहिए किस पार्टी में है आजकल? वे हंसे मेरी मूर्खता पर, बोले हाँ, और इतनी बेवकूफी का सवाल? भला ये भी कोई पूछने की बात है? ये पर्चा लीजिए, अब की बारी अटल बिहारी। बताइए, आप ही अटल जी को छोड़कर कोई है और? सुना नहीं आपने बक्सर में कल क्या हुआ? फूट गई लालटेन फालटेन, सारी दुनिया जान गई और आपको पता ही नहीं। एक दिन पहले ही तो थी सभा लालू की। जैसे आप और चौथी राम का गठजोड़ है ना, वैसे ही बिहार में ठाकुरों और अहीरों का गठजोड़ है। लालू ने सभी ठाकुरों में लालटेन विद इन ब्रैकेट चुनाव चिन्ह बंटवाई थी और वे बम बम करने लगे। एक दिन बाद यानी कल उसी मैदान में उसी मंच पर अटल जी की सभा हुई। इतनी भीड़ कि समझिए 50 साल के इतिहास में नहीं हुई थी। अरे तो सरवा बोलता भी तो खूब है ना, और बोलता क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। सारे ठाकुरों ने लालटेन पटक पटक फोड़ फाड़ दी। देखिए ऐसे चन्न चन्न पूरा मैदान ही शीशों के टुकड़ों से पट गया। अब सोच लीजिए, ठाकुर तो आप भी हैं। आप गए थे क्या बक्सर? जी, जाने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है, जब रोज ये आदमी यहां से वहां और वहां से यहां अप डाउन कर रहा है। लेकिन ये बताइए, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अगर नहीं आज नहीं तो कल आपको भी चुनाव लड़ना होगा। भाजपा आपके क्षेत्र से ही लड़ रही है, आपको वहां जाना चाहिए था इस समय, जबकि आप यहां डटे हुए हैं। मैंने तो यूं ही तुक्का मारा था, लेकिन राम जी गंभीर हो गए। इसका मतलब है आपको सब पता है,
ये भी पता है कि अपने गांव का प्रधान हूँ। डॉक्टर साहब, गांव में रहते हुए भी गांव में नहीं रहता। बाहर पंपिंग सेट है अपना, 8-10 गाय भैंसे हैं, गैर लाइसेंसी बाधों विद इन ब्रैकेट तमंचा का बंदोबस्त भी है। चोरी छिनैती करने वाले नहाते धोते भी हैं, सुस्ताते हैं, गांजा भांग भी पीते हैं, जरूरत समझते हैं तो खाते पकाते भी हैं, वोटवा भी वही दिलवाते हैं। अब वोट किसी शरीफ आदमी के बस की बात नहीं। अरे आप तो 302 के केस में मेरी ओर से गवाही भी दे चुके हैं ना। आप क्या नहीं जानते? तो चुनाव तो सही में लड़ना है, लेकिन मामला गया है फंस। भाजपा से मनोज राय हैं और सपा से ओम प्रकाश सिंह। एक भूमिहार दूसरा ठाकुर, एक बिरादर दूसरा दोस्त। मनोज के खिलाफ जा नहीं सकते, बिरादरी की बिरादरी और पार्टी की प्रतिबद्धता। ओम प्रकाश के खिलाफ जाएं तो ठाकुर वोट बिगड़े, जबकि हमारे यहाँ आसपास उन्हीं की बहुतायत है। जब राजनीति में है तब सब देखना पड़ता है ना। तो सब गड़बड़ा गया, इसलिए भाग आया हूँ। खैर, ये आपकी समस्या है। ये बताइए कि क्या होने जा रहा है इस चुनाव में। अब इससे आगे का जो डिस्कोर्स है ना, उसे मैं चाहूंगी बसपाई खास तौर से ज्यादा ध्यान से सुने। देखिए, साफ साफ बताते हैं आपसे, ठाकुर और ब्राह्मणों के वोट तो हैं नहीं। इनमें नेता जरूर हैं, लेकिन इनके वोट नहीं हैं। वोट किनके पास है? तो यादवों के, चमारों के। लेकिन वे अपने बूते जिता नहीं सकते। जिता कौन सकता है? तो बकिया जातियां, मतलब बाकी की जातियां। 5 घर तेली, 4 घर कहार, 3 घर गरड़िया, 2 घर पासी, 3 घर धोबी, 2 घर कुम्हार, लुहार, नुनिया, धुनिया। जिताने वाली जातियां यही हैं जो हर गांव में है, और इन्हें कोई नहीं पूछता। वे जिधर जाएंगी वही जीतेगा। तो यहाँ पर 2 बातें हैं जो सही से नोट डाउन करने या ठीक से समझने वाली हैं। सबसे पहले तो ये कि कुछ प्रदेशों में बेशक यादवों और चमारों का जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, लेकिन फिर भी उनका प्रतिशत इतना नहीं बैठता कि अपने बलबूते वे सरकार बना सकें। अपनी सरकार चाहिए तो बाहर से भी आपको सपोर्ट चाहिए अन्य लोगों का। और दूसरी बात यह कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक सबसे बढ़िया बात की है, वो ये कि ऐसी जातियों को भी उन्होंने वोट बैंक में कन्वर्ट कर दिया है जिन्हें अन्य जातियां बिल्कुल नहीं पूछ रही थी या वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं कर पाई हैं अब तक। तो ये 2 चीजें हैं जो मेरे हिसाब से नोट डाउन करने वाली हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी समझ। तो बना रहे हैं अटल जी को प्रधानमंत्री। देखिए, यूपी बिहार से हमें 200 सीटें दे दीजिए, देश बनाए या ना बनाए हम बना देंगे। खैर छोड़िए ये सब, पान खाइए और चलिए पप्पू के यहाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ए गोपाल, जरा 3 ठोक पान देना। 3 नहीं 4, मैं भी हूँ। देखा पलटकर तो पीछे कॉमरेड एसपी मिश्रा। मिश्रा जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग में रीडर है, डॉक्टर, लेकिन दवा दारू की बात करते कभी नहीं पाए गए। लोकमत यह है कि उनसे वह सलाह ले जो जीने से तंग आ गया हो। 80 पर आए बगैर उनके पेट का पानी नहीं पचता है डॉक्टर, मगर फुर्सत ही फुर्सत। अभी अभी लौटे थे घोसी से। सीपीआई के अतुल अनजान को कल्पनाथ राय के मुकाबले संघर्ष में खड़ा करके मुलायम को गरिया रहे थे। अगर उसने तालमेल कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। बनारस में सीपीएम प्रत्याशी दीनानाथ यादव को लड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं या राय साहब, उन्होंने मुझसे पूछा। पान बढ़ाते हुए राम जी बोले, कुछ नहीं, बस सुखम दुखम, यही कि बस 2-4 दिन का कांव कांव झाँव झाँव और फिर तो अपने आप ही फरिया जाएगा। मतलब जब चुनावी माहौल होता है तो किस तरह देश भर में या प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो ये सारा तामझाम भी ठप हो जाता है। यह नहीं बताएगा कि वोट किसे देंगे। राम जी हंसने लगे। ई भूसड़ी के क्षमा प्रार्थी हूं, प्रचार कर रहे हैं कि राम जी राय बसपा को वोट देंगे। अवधेश सिंहा भी तो लड़ रहा है हिया से मायावती के टिकट पर। आया भी था मेरे पास, संदेश भी भेजा था। भाई है अपना, जात बिरादर है। नारा भी सुना ही होगा आपने, पत्थर रखो छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। इससे पहले भूमिहारों के वोट भाजपा को जाते थे, अब की गड़बड़ा रहा है तो लुत्ती लग गई है सबकी गांड में। क्षमा प्रार्थी हूं। देखिए
मिश्रा जी हंसे। आंख में भाजपा, अंगूठे पर बसपा। मतलब ये लोग ऐसे ही हैं, जो ऊपर तन से तो ये बसपाई है, लेकिन मन से और सोच से ये भाजपाई हैं। ये सीधे सीधे नहीं बोलेगा, अरे ईमान धर्म से बोलो ना, किसी से नहीं कहेंगे। बताओ, तुम भी तो बताओ अपना। कल रत्नाकर पड़वा ने जनेऊ बंटवाया है बाभनों में, हाथ में जनेऊ और गंगा जल लेकर कसम दिलवाई है तुम सबको। बोलो, है कि नहीं? है, बिल्कुल सही है। देखो ये जनेऊ मुझे भी मिला है, ये देखो। मिश्रा जी ने जेब से जनेऊ निकालकर दिखाया। लेकिन भूमिहार भूमिहार है, बड़ी पुरानी मसल है। मसल मतलब कहावत है, भाई भतीजा भांजा भांड भूत भुइहार, ए छहो भकार से सदा रहो होशियार। तो मतलब ये 6 भ हैं जिनसे हमेशा होशियार रहना चाहिए। तो भरोसा है कोई भुइहार का? यहां तो जनेऊ बांटो, चाहे बचिया कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट ही रहेगा, ब्राह्मण नहीं बनेगा। तो ये जो मैंने अभी डायलॉग पढ़े हैं, ये एज इट इज मोहल्ला 80 में रखे गए हैं, बिना किसी चेंजेस के। आप यदि मोहल्ला 80 देखेंगे तो आपको ये सारे डायलॉग उसमें एज इट इज दिखाई देंगे। अच्छा तो खींच लियो तुम्ही, सलाम भाई खंडहर, खंडहर भाई सलाम। राम जी राय चल रहे हैं। राम जी राय चले और 4 कदम चलकर लौट आए। भुसड़ी के क्षमा प्रार्थी हूं, 100 करोड़ की आबादी में 5 झटकुल्ले सीपीआई और दिखाएंगे ऐसे जैसे ये ना हो तो देश ही ना चले। देखिए बहुत देर से ताक रहा है राधेश्याम, पप्पू की दुकान के बाहर से आते ही सबसे पहले बक्सर की बात करेगा। किसी को कुछ पता नहीं कि कैसी सभा हुई, अखबार ने भी तो कुछ नहीं छापा। आपने भी देखा होगा, लेकिन इन सबों का प्रोपेगेंडा मीडिया बहुत तेज है। मुझसे लहुरा बीर पर एक बोल रहा था बक्सर, यही चौराहे चौराहे बोलकर हवा बनाते हैं ससुरे। मतलब विस्पर कैंपेन कैसे किया जाता है ये बता रहे हैं। मिश्रा जी कह रहे थे कि सचमुच राधेश्याम आ गए। पैदाइशी भाजपाई राधेश्याम को अगर हिंदुत्व के गर्व ने ना मारा होता तो क्या ही प्यारे और नेक इंसान थे। तो आज के दौर में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, और मेरे भी कुछ मित्र हैं जिनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे थे कभी, लेकिन अब जो है वो मिथ्या गर्भ में फंस गए हैं। तब ठीक डॉक्टर साहब, बक्सर की सभा के बारे में सुना है कि नहीं? राधेश्याम ने जैसे ही मुंह खोला, मिश्रा जी ने जोर का ठहाका लगाया। चकित राधेश्याम कुछ देर तो हम दोनों का मुंह देखते रहे, फिर बोले, हंस ले आओ, हंस ले आओ, बाकी तो 5 साल रोना ही है। सलाम बाबू साहब। जैसे ही आवाज आई वैसे ही घूमकर देखा तो पीछे तन्नी गुरु 80 के पिस्सू। कितना बदल गए थे गुरु इस बीच। वही लुंगी और वही गंजी और वही कंधे पर गमछा, मगर हाथ में सोंटा नुमा डंडा। कमर झुक गई थी, कान पर जले जनेऊ लपेट रहे थे। यहाँ कुत्ते मूतते हैं, कोट अनकोट वाली गली में जाने की तैयारी थी शायद। मैंने जाने कितने दिनों बाद देखा था उन्हें, और वे भी इस हाल में। मुझे दुख हुआ और उन पर दया भी आई। क्या हाल हो गया है गुरु? छोड़ो ये सब, एक पते की बात सुनो। जानते हो बुढ़ापे का सबसे बड़ा कष्ट क्या है? उन्होंने अपनी जांघों की ओर इशारा किया। एक ऐसी चीज का नीचे निरंतर लटकते जाना, घुटनों की ओर, जिसका अब ना कोई इस्तेमाल है ना जरूरत। ऐसी फालतू चीज का वजन ढोना और मरते दम तक ढोते रहना बुढ़ापे का सबसे बड़ा कष्ट है। मिश्रा जी और राधेश्याम हंसने लगे। बकवास छोड़िए, चुनाव का बताइए, क्या हो रहा है मोहल्ले में? मां चुदाए दुनिया, जी क्षमा प्रार्थी हूं, हम बजाएं हारमोनिया, कहते कहते वे गली की ओर चल पड़े। हम जैसे ही आगे बढ़े, तन्नी गुरु लुंगी संभाले गली के मुहाने से ही लौट आए। राधेश्याम, तुम्हें एक सलाह देनी है। तुम्हें पता है कि मैंने होम गार्डों को बड़ी ट्रेनिंग दी है, बंदूक चलाने की, राइफल चलाने की भी। हाफ पैंट पहनकर पीछे जो गांड में डंडा डाले रहते हो ना, जी क्षमा प्रार्थी हूं, उसे फेंको और मुझे बुलाओ। इन्हें राइफल चलाने की ट्रेनिंग मैं दूंगा। भुसड़ी के क्षमा प्रार्थी हूं, कहीं डंडे से राष्ट्र चलेगा? राधेश्याम इस मुद्दे पर गुरु से उलझ गए, और उनके उलझते ही गुरु अपने रंग में आ गए। जब उन दोनों की बहसों का मिश्रा जी मजा लेने लगे तो मैं वहां से कूद चला एक बहाने से। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। अगले डिस्कोर्स में हम अगले टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।
लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर अंबेडकर नामों को फॉलो करना ना भूलें। कोई एपिसोड मिस हो गया हो तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं आप। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।